घर की सब्जी रोटी वाली। चंडीगढ़ शहर के पंचकूला में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में रहती थी शांति देवी, जो पूरे मोहल्ले में अपने कड़क स्वभाव के लिए मशहूर थी। उनके 2 बेटे थे, आकाश और सुरेश। आकाश की शादी शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की निधि से हुई थी। वहीं सुरेश की शादी कुछ महीनों पहले ही गांव की सीधी सादी लड़की स्वाति से हुई थी। स्वाति ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। शादी के बाद स्वाति के ससुराल में पहली सुबह थी। वो उस रोज सुबह के 5 बजे ही उठ गई। उसने चुपचाप रसोई साफ की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद रसोई से तड़के की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। उससे शांति देवी की नींद खुल गई। वो गुस्से में रसोई में आई। बहू, इतनी सुबह क्या कर रही हो? माँ जी, सोचा सबके लिए नाश्ता बना दूं। तुम्हें किसने कहा? यहाँ नौकरानी है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पड़ोस की विमला ने अपनी खिड़की से देख लिया ना, तो सबको जाकर बताएगी कि मैं कितनी जालिम हूँ। पहले दिन ही बहू को काम पर लगा दिया, और हमारे यहाँ नौकरानी ही ये सब काम करती है। लेकिन माँ जी, भले ही बाकी सब काम के लिए नौकरानी रख लो, लेकिन घर की रसोई तो घर की बहुओं के हाथ में ही अच्छी लगती है। चुप कर, अब तू मुझे सिखाएगी क्या? इतना सुनते ही पीछे खड़ी निधि हंस पड़ी। माँ जी देखिए ना, बिल्कुल गांव वाली आदतें हैं इसकी। इसीलिए कहा था मेरी मासी की बेटी ही देवर जी के लिए ठीक रहती। शादी के पहले दिन ही उनका ऐसा व्यवहार देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। लेकिन माँ जी, अब जो खाना बना दिया है उसका क्या करना है? अब ले आ, बना दिया है तो उसे बर्बाद तो नहीं कर सकते। फिर कुछ देर बाद स्वाति ने गरम गरम आलू की सब्जी और फूली फूली पूड़ियां बनाकर टेबल पर रख दी। अरे वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, आज सब्जी का स्वाद अलग है। हाँ, आज का खाना छोटी बहू ने बनाया है। अच्छा, फिर तो रोज इसी से बनवाइए। इसी बहाने हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ये सुनकर निधि का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर गुस्से में बोली, ये गांव वाली लड़की खुद को क्या समझती है? अरे तुम क्यों परेशान हो? आज तुम बड़ी उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे खाना अच्छा बनाया तो तारीफ तो होगी ही ना। अच्छा, अब हमें काम पर जाने में देरी हो रही है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो काम पर चले गए। स्वाति के हाथों का बना खाना सबको बड़ा पसंद आया था, कहीं न कहीं शांति देवी को भी, क्योंकि बड़ी बहू खाने के पास जाती नहीं थी और सारा खाना शीला ही बनाती थी। लेकिन वो और भी कई घरों में काम करती थी, जिस कारण वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर जाती थी, जो कि इतना टेस्टी नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, मेम साहब, मैं 3 दिन के लिए अपने गांव जा रही हूँ। वो मेरी चाची की बेटी की शादी है ना, इसीलिए तो मैं अगले 3 दिन छुट्टी पर रहेंगी। क्या? तो फिर यहाँ हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ये सब संभाल लूंगी। फिर दोपहर को जब स्वाति ने कढ़ाई में मिक्स सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू बाहर तक फैल गई। पड़ोस की कमला चाची खिड़की से झांकते हुए बोली, अरे शांति, क्या बना रही हो? बड़ी खुशबू आ रही है। ये हमारी छोटी बहू बना रही है। खाना बनाने में तो उसका जवाब नहीं, खाने से पहले उसकी खुशबू से ही मन खुश हो जाता है। अच्छा, फिर तो मैं भी आती हूँ उसके हाथ की बनी रोटी सब्जी खाने। हाँ हाँ, आ जाना। फिर कुछ देर बाद कमला उनके घर आ गई। उन्होंने खाना चखा और बोली, अरे वाह, ऐसी सब्जी तो मैंने सालों बाद खाई है, और रोटी कितनी नरम है, इसका तो जवाब ही नहीं है। अब तो घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी उसके हाथ के बने खाने की तारीफ करने लगे। ये देख जेठानी को और भी ज्यादा गुस्सा आया और शाम को निधि ने गुस्से में शांति देवी से कहा, माँ जी, अगर छोटी बहू ये सब कुछ करेगी तो लोग मुझे क्या समझेंगे? सबके सब तो मुझे एक नंबर का निकम्मा समझेंगे कि बड़ी बहू को तो खाना बनाना आता ही नहीं होगा, इसीलिए शाम का खाना मैं बनाऊंगी। हाँ, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तो मेड गई हुई है, तब तक तुम लोगों को ही मैनेज करना है। अब तो जैसे उसे परमिशन मिल गई हो, अब वो शाम को किचन में गई और खाना बनाने लगी। दीदी, मैं मदद कर दूं? नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले बना लूंगी। नहीं तो पता चला मेरा सारा क्रेडिट तुम ले जाओगी। अब निधि ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, लेकिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। जब सब खाने बैठे तो आकाश बोला, आज सब्जी बहुत नमकीन है, इसे किसने बनाया? और रोटी भी कितनी कड़क बनी है। तो खुद बना लेते, एक तो बना कर दे रही हूँ, ऊपर से मुझे तुम ऐसे बोल रहे हो। इतना शौक है अच्छा खाना खाने का तो फिर तुम खुद ही बना लो। अब टेबल पर सन्नाटा छा गया। एक तो बनाओ, ऊपर से तुम लोगों की बातें भी सुनो। अब जैसे तैसे उन सब ने वो खाना खाया। अब सुबह का खाना स्वाति बहू तुम ही बनाना, तुम्हारी रोटी और सब्जी कम से कम चबा तो सकते हैं। फिर अगली सुबह स्वाति ने जल्दी जल्दी सबके लिए कटहल की सब्जी और गरम रोटियां बना दी। उस वक्त सबने उसकी खूब तारीफ की। ऐसे दिन बीतने लगे। कुछ महीनों बाद अचानक दोनों भाइयों का बिजनेस घाटे में चला गया और अब उनके घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। उन्होंने अब शीला को भी काम से निकाल दिया और अब घर का सारा काम बहुओं को ही करना था। लेकिन अब ये सब काम करके निधि परेशान हो गई।
मैं इतना काम कैसे करूं? दीदी चिंता मत करो, आप थक गई हैं तो मैं कर लूंगी। निधि पहली बार चुप हो गई। जिस लड़की को वो कम समझती थी वही आज घर को संभाल रही थी। पहले जिस घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब वही घर सादगी से चल रहा था। शांति देवी अक्सर चिंतित रहती थी। एक शाम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। दुकान का काम कैसे चलेगा? दुकान दिन पर दिन कर्जे में डूबती जा रही है। हाँ माँ, अब तो हमें घर खर्च निकालने तक की भी मुश्किल होने लगी है। पिछले 2 महीनों से हमने बिजली का बिल तक नहीं भरा है। छोटे घबरा मत, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। दुकान का काम कैसे चलेगा? दुकान दिन पर दिन कर्जे में डूबती जा रही है। निधि अब चुप थी। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि पैसे की कीमत क्या होती है। उधर स्वाति रसोई में चुपचाप सब्जी बना रही थी। कढ़ाई में जब उसने जीरा डाला तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। लगता है आज फिर स्वाति ने कमाल कर दिया। उस दिन स्वाति ने दाल मखनी की सब्जी और गरम गरम रोटियां बनाई थी। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि पड़ोस की कमला चाची फिर उनके घर की ओर खिंची आई। अरे शांति, आज तो फिर से वही खुशबू आ रही है। ये तो हमारी छोटी बहू का कमाल है। अब कमला भी उनके साथ खाना खाने बैठ गई। वाह वाह वाह, ऐसा स्वाद तो आजकल होटल में भी नहीं मिलता। स्वाति बेटी, तुम घर का खाना क्यों नहीं भेज देती? ये सुनकर सब लोग चौंक गए। मतलब? अरे बेटा, शहर में कितने लोग हैं जिन्हें घर का खाना नहीं मिलता। अगर स्वाति टिफिन बना कर दे तो सब खरीदेंगे। इसके हाथ की सब्जी रोटी भी बड़ी टेस्टी होती है। कमला आंटी की बात सुनकर बाकी सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। मतलब स्वाति, तुम कोशिश तो कर सकती हो। लेकिन फिर निधि झट से बोली, नहीं नहीं, हमारे घर की बहू खाना बेचेगी, लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर स्वाति चुप हो गई। शांति देवी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर इससे घर चल सकता है तो इसमें बुराई क्या है? ये सुनकर निधि हैरान रह गई। अपनी सास का हौसला देख अब स्वाति को थोड़ी हिम्मत मिली। लेकिन शाम होते होते कहीं न कहीं उसके मन में डर और समाता गया। क्या सोच रही हो? सच कहूं सुरेश जी, तो मुझे डर लग रहा है। अगर लोगों को खाना पसंद नहीं आए तो? ये बात सुनकर सुरेश मुस्कुराया। स्वाति जिस खाने की खुशबू से पूरा मोहल्ला खिंचाता है, वो किसी को पसंद कैसे नहीं आएगा? ये सुनकर स्वाति हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर अगले दिन स्वाति सुबह 4 बजे उठ गई। उसने आटा गूथा, सब्जियां काटी और फिर उन्हें पकाने बैठ गई। धीरे धीरे रसोई में हलचल शुरू हो गई। रसोई से आ रही खटपट की आवाज सुनकर निधि भी उठकर देखने आई। स्वाति 5 टिफिन तैयार कर रही थी। निधि ने ताना देते हुए कहा, देखते हैं कौन खरीदता है ये घर की सब्जी रोटी। तुम्हें क्या लगता है ये घर की बनी सब्जी रोटी कोई खाएगा? अब उन 5 टिफिन को लेकर सुरेश शहर चला गया। कुछ घंटे बाद वो वापस आया। स्वाति, स्वाति। ये सुनकर स्वाति घबरा गई। क्या हुआ? सारे टिफिन बिक गए स्वाति। तुम्हारे हाथों का खाना सबको बड़ा पसंद आया, और तो और लोगों ने कहा कि कल से और टिफिन भेजना। ये सुनकर स्वाति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाबाश बहू, देखा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब उसके टिफिन और भी ज्यादा बिकने लगे। और फिर एक रोज, स्वाति, कल के लिए पूरे 50 टिफिन का ऑर्डर आया है और 40 टिफिन का मुझे मिला है। क्या? इतने सारे? तू घबरा मत बहू, हम तेरी मदद करेंगे। निधि दूर से ये सब देख रही थी। अगली सुबह उसने देखा कि स्वाति काफी थक गई थी। तब निधि पहली बार उसके पास आई। स्वाति, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं, आखिर ये हमारा ही घर है। अब रसोई में दोनों बहुएं साथ काम करने लगी। अब उनकी आर्थिक तंगी खत्म होने लगी और कुछ समय बाद उनके ऑर्डर दिन पर दिन बढ़ते गए और अब उनका सारा कर्जा भी खत्म हो गया और वो खूब कमाई करने लगे। अरे नीरज भाई, कैसे हो? बस भाई ठीक हूँ। आज कैसे इतने दिन बाद ठेले पर आना हुआ? बस भाई, कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर गांव चला गया था और कल ही आया था। और आज बच्चों ने बोलकर भेजा है कि शाम को घर आते वक्त मैं उनके लिए तुम्हारे तवा चिकन और रोटी लेकर आऊं। भाई, बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाए हुए। क्यों नहीं भाई, जरूर लेकर जाओ। कितनी प्लेट पैक करनी है? 3 प्लेट पैक कर दो नीरज भाई बस। और फिर नीरज 3 प्लेट तवा चिकन रुमाली रोटी पैक कर देता है, जिसे लेकर वो आदमी घर चला जाता है। पाल चौक पर 2 ठेले लगते थे। नीरज चिकन और रुमाली रोटी बेचता था और गौरव कबाब और चिकन सूप बनाकर बेचता था। नीरज के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी और गौरव के ठेले पर बहुत कम लोग कबाब और सूप पीने आते थे। और जो लोग थोड़े बहुत खाकर भी जाते, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता, जिससे उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। फिर एक दिन गौरव मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या है इसकी तवा चिकन और रुमाली रोटी में?
जो सब लोग इसके यहीं पर खाना पसंद करते हैं। और सिंपल सी तवा चिकन और रुमाली रोटी तो होती है इसकी, वो भी बिना बटर लगी हुई, और लोग फिर भी इसके ठेले पर जाना पसंद करते हैं। और एक मैं कबाब में कितना भी बटर लगा लूं, कितना भी अच्छे से सूप बना लूं, लेकिन लोग फिर भी मुझे गालियां ही सुना कर जाते हैं। कुछ तो राज है इसकी तवा चिकन रुमाली रोटी में, और मुझे वो पता लगाना ही होगा। और ऐसे ही नीरज का ठेला अच्छा चलता रहा और गौरव का काम ठप होता चला गया। ये देखकर गौरव अंदर ही अंदर उससे जलने लगा। और फिर एक दिन नीरज किसी काम से कहीं गया हुआ था, तो उस रोज वो अपनी पत्नी सरगी को ठेले पर बिठाकर चला गया। शाम को नीरज को लौटने में देर हो गई। हे भगवान, ये ग्राहक आने शुरू भी हो गए और नीरज अभी तक आए नहीं, और मैं उनके आने से पहले किसी को तवा चिकन रुमाली रोटी भी नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी सामान बेचने से मना किया हुआ है। सरगी को देखकर गौरव समझ रहा था कि कुछ न कुछ बात तो है जो सरगी के चेहरे पर इतनी चिंता है, और फिर गौरव उस पर लगातार नजर रखता गया। थोड़ी देर बाद ही नीरज हाथ में एक काले रंग की पन्नी लेकर लौटा और सरगी के कान में कुछ कहकर उसको वो काला पानी दे देता है। और सरगी नीरज से कहती है, इतनी देर कहाँ लगा दीजिए, ग्राहक आ गए, वो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, और आपने मुझे उन्हें सामान देने से भी मना किया था। ये बातें करने का समय नहीं है सरगी, अब इस पिन्नी से ये जादुई पाउडर निकालकर इस तवा चिकन में डाल दो। सरगी जल्दी से काली पन्नी खोलती है और उसके अंदर जो पाउडर होते हैं उसको चिकन में डाल देती है और फिर सबको देना शुरू करती है। एक तो मैं यहाँ अकेली थी, ऊपर से ग्राहकों की भीड़, और फिर गौरव की गंदी नजर। लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर मैं नहीं जाता तो हमारी ग्राहकी कम हो जाती। जो भी कमाल है इस पाउडर का, अब इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे वो लोग झोपड़ी से पक्के मकान में आ गए। लेकिन उनका ये राज किसी को पता नहीं था कि कुछ ही साल में उनकी आमदनी इतनी अच्छी कैसे हो गई। अरे सुनिए, अब आप जल्दी जाइए और वो जादुई पाउडर ले आइए, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। उस रोज भी नीरज पाउडर लेने चला जाता है। दरअसल वो एक जादुई पाउडर उस तवा चिकन में डालता था, जिससे उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी और उसका स्वाद लाजवाब हो जाता। लेकिन उस रोज गौरव उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं इसका राज पता लगा कर ही रहूंगा। यही वो समय है जब नीरज रोज कहीं जाता है और फिर लौटकर सरगी के हाथ में कोई काली पन्नी लाकर देता है। फिर गौरव नीरज का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, पर नीरज गौरव के हाथ नहीं आ पाता और नीरज गौरव से काफी आगे निकल जाता है, जिससे गौरव थककर बीच रास्ते में ही अपने ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद नीरज फिर एक काली पन्नी लेकर आता है और सरगी को तवा चिकन में जादुई पाउडर डालने को कहता है। लेकिन दूर खड़ा गौरव उस रोज ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, अब तो रात में इसका ये जादुई पाउडर चुरा कर ही रहूंगा। सरगी को वो पाउडर छुपाते हुए गौरव देख लेता है और मौका मिलते ही वो ये पाउडर चुरा लेता है। और अगले दिन वो अपने कबाब और सूप में वो जादुई पाउडर मिलाकर लाता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। आज देखता हूँ कैसे मेरे कबाब नहीं बिकते। आज तो सारे के सारे कबाब और सूप बेच कर रहूंगा। लेकिन गौरव के कबाब में जादुई पाउडर डालने से भी ऐसा कोई जादू नहीं हुआ जिससे उसके ठेले पर ग्राहक आए और उसकी बिक्री हो। 2-4 ग्राहक आए भी तो वो भी नाराज हो गए। अरे ये क्या, तेरे कबाब खाती मेरे मुंह में झाग कैसे निकलने लगा? अरे ये तो सब बेकार है। छी, कितना बेस्वाद है, कितना बेकार है ये तो। मैं तो कहता हूँ मारो इसे, अरे मारो, न जाने क्या मिलाकर हमें खिला रहा है ये। अब गौरव बुरी तरह से डर गया। ग्राहक उसे चप्पलों से मारने लगे। मुझे छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया और गौरव को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा नीरज पर। एक दिन वो नीरज के घर जाता है। अरे भाई नीरज, एक बात तो बता यार, ऐसा क्या मिलाता है तू अपने तवा चिकन रुमाली रोटी में जो लोग मेरे ठेले पर नहीं आते, तेरे ही ठेले पर आते हैं? और मैं कितना भी अच्छे कबाब बना लूं तब भी लोग मुझे खरी खोटी ही सुनाकर चले जाते हैं। कौन सा काला जादू करता है तू जो लोग तेरे ही ठेले पर आते हैं? मेरा तो काम धंधा सब बंद हो गया, मुझ पर तो पैसे का अकाल पड़ गया। मेरे बीवी बच्चों के तो भूख के मारे मरने की नौबत आ गई रे। जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए। जी तो चाह रहा है अपने परिवार के साथ कूद कर आत्महत्या कर लूं। अरे नहीं, ऐसा मत बोल गौरव भाई। अरे ये तो अपने अपने हाथों का स्वाद है। अब लोगों को मेरे हाथों का स्वाद अच्छा लगता है तो बस वही बात है। और ये मरने वाली बातें मत करो। सरगी, इसको अंदर से कुछ पैसे लाकर दे दो, ये राशन भरवा लेगा। और हाँ, तुम भी थोड़ी और मेहनत करो, क्या पता तुम्हारा काम धंधा भी अच्छा चल पड़े। लेकिन आपने तो कोई जादू के बारे में कहा ना, कोई जादू नहीं है, तुम बेकार की बहस मत करो। और इतना सुनकर गौरव अपने घर आ जाता है और फिर मन ही मन कहता है, कोई ना कोई तो जादू है इस नीरज के पास, लेकिन ये अब भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। ये रोज कहीं ना कहीं पर जाता है, लेकिन कुछ दूर जंगल में जाने के बाद न जाने कहाँ ओझल हो जाता है और फिर काली पिन्नी लेकर आता है।
लेकिन जब मैंने वो जादुई पाउडर डाला था तब तो मेरे कबाब और भी बेकार हो गए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई ना कोई राज तो छिपा है इन सब के पीछे। उस रोज गौरव सुबह से ही उसकी ताक में बैठा था और वो उसका पीछा करते करते उस जंगल तक पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच वो उसे एक बंद कोठरी के अंदर जाता देखता है, जहां एक ओखली होती है जिसमें वो मसाले कूट कर उस काली पिन्नी में भर लेता है। गौरव उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये है तेरा वो राज, वो काले जादू का कमाल। तुम अपने ठेले पर लोगों को बुला बुला कर भीड़ लगवाते थे। नीरज गौरव को वहां देखकर भयभीत हो गया और गौरव से बोला, अरे गौरव, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस ऐसे ही आया था। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इस राज को जानने के चक्कर में था। एक बार तो पीछा भी किया था, पर उस दिन तो तुम बच गए, पर आज नहीं बचोगे। आज सच बताना ही पड़ेगा तुमको। अब बस भी करो, कितना छुपाओगे? इस राज को मुझे भी बताओ। अब ऐसा क्या है इस ओखली में जो तुम यहाँ आकर मसाले कूट रहे हो? ओखली तो तुम्हारे घर भी है। ज्यादा पूछने पर नीरज उस ओखली के राज को गौरव को बता देता है। ये घर एक बूढ़ी अम्मा का था और उनको तवा चिकन रुमाली रोटी बहुत पसंद थी। वो अक्सर मेरे ठेले पर खाने आती थी, पर एक दिन उनकी मौत हो गई और मरते समय उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया। जब तू मेरी ओखली में अपना तवा चिकन रुमाली रोटी के लिए मसाले कूट कर ले जाएगा, तब से तेरा ठेला बहुत अच्छा चलेगा और तेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ही भीड़ रहेगी और एक दिन तू इतना अमीर बन जाएगा कि अपनी खुद की दुकान खोल लेगा। बस यही सच था। मैं यहाँ डेली मसाला कूट कर ले जाता हूँ और जाकर तवा चिकन रुमाली रोटी में डाल देता हूँ, जिससे मेरी बिक्री बहुत अच्छी होती है और मेरा तवा चिकन रुमाली रोटी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। बस यही अम्मा का जादू है। पर एक दिन जब तुम मसाला लेकर आए थे तो कुछ बचा हुआ मसाला मैं चुरा कर ले गया था और अपने कबाब में डाल दिया था, पर लोगों ने फिर भी मुझे खरी खोटी सुनाई और मारा भी। तभी से मेरा ठेला ही बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उस कोठरी में रखी ओखली में से एक हंसती हुई बूढ़ी औरत की आवाज आई। अरे क्या हुआ गौरव, तेरे कबाब का टेस्ट नहीं बढ़ा था क्या? पता है क्यों? क्योंकि तू लालची है, लालची और एक नंबर का कंजूस इंसान है। इसीलिए तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। तूने कभी भी भूखे को खाना नहीं खिलाया और हमेशा उनको डांट कर भगा दिया करता था। और एक दिन मैं भी तेरी दुकान पर आई थी, जिसे तूने डांट कर भगा दिया था, और नीरज ने मुझे चिकन रुमाली रोटी खिलाई थी और उस समय मैं तुम्हें श्राप देकर चली गई थी और नीरज को आशीर्वाद देकर। बस यही बात है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है और नीरज को उसके कर्मों का फल मिला। ये कहने के बाद फिर वो बूढ़ी अम्मा एकदम से गायब हो गई। गौरव को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने नीरज से माफी मांगी और नीरज ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। अब गौरव कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता। नीरज का काम और भी अच्छा चलने लगा। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।